हेलो फ्रेंड्स। BLIE 226 के पार्ट 2 में आप सभी का वेलकम। होप सो आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा। इसके पार्ट 1 में हमने इसी टॉपिक पर बात की थी, प्रबंधन के सिद्धांत और प्रथाओं पर। तो पहली क्लास आप लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप लोग लिंक में जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फर्स्ट वीडियो का, आप वहाँ से फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक यही था, प्रबंधन के सिद्धांत और प्रथाएं। इसमें हमने जाना था कि मैनेजमेंट के क्या क्या तरीके हैं और उसके कितने प्रकार हैं। आज हम लोग जानेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है और वैज्ञानिक प्रबंधन से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जो भी आपके कन्फ्यूजन है, वो सारे आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी हैं तो आपको सब कुछ नोट करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट आ चुका है हमारा वैज्ञानिक प्रबंधन। वैज्ञानिक प्रबंधन का जो जनक है वो FW टेलर को माना जाता है। FW टेलर कौन थे, आइए जानते हैं। FW टेलर एक अमेरिकी व्यक्ति थे। टेलर ने अपने इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक सिद्धांत और तकनीकी विकसित की। टेलर श्रमिकों पर दबाव डाले बिना श्रमिक उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। उनके अनुसार बर्बादी को रोकने और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए प्रबंधन के क्षेत्र में उन्होंने प्रबंधन के सिद्धांत को विकसित किया है। यही वजह है कि टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। आइए देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन के परिभाषाएं क्या क्या हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन की परिभाषाएं हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन का आशय है यह जानना होता है कि आप श्रमिकों से क्या करवाना चाहते हैं, साथ में ये देखना कि इसे अच्छे से बेहतर तरीके से कम खर्चे में कैसे किया जा सकता है। ये उत्पादन के नियंत्रण और प्रक्रियाओं में नई कठोरता को प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली के रूप में समन्वय में परिचालित किए जाने के लिए भौतिक और प्रशासकीय तंत्रों और विशिष्ट कर्मचारियों के उचित अभिव्यक्ति सहित नियमों का एक समूह है। आगे देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ। वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ है कार्य का व्यवस्थित अध्ययन करना, कार्य का सरल भागों में विश्लेषण करना, हर एक कार्य में भागों का श्रमिकों द्वारा अच्छे तरीके से किया जाना, इसके लिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार इसमें सुधार करते रहना। आगे बढ़ते हैं। आगे है वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रकार। वैज्ञानिक प्रबंधन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत एक परंपरावादी सिद्धांत है, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। यह सिद्धांत संस्था केंद्र और अर्थशास्त्रीय रूप से विवेकी मानव का वर्णन करता है। शास्त्रीय सिद्धांत मानता है कि एक कार्यकर्ता की संतुष्टि केवल भौतिक और आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित होती है। सेकंड आपके सामने है, इस सिद्धांत का उद्भव एडम स्मिथ, ये नाम आप याद रखेंगे कि शास्त्रीय प्रबंधन का उद्भव एडम स्मिथ के श्रम विभाजन के सिद्धांत से हुआ है। इस सिद्धांत के अंदर किसी संगठित समूह वाला निश्चित काम को किया जा सकता है। इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि केंद्रीकरण। शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत केंद्रीकरण पर बल देता है। श्रम विभाजन, शास्त्रीय प्रबंधन का सिद्धांत श्रम के विभाजन के सिद्धांत उद्देश्य क्रियाओं पर आधारित है। तीसरा है औपचारिक संगठन। शास्त्रीय प्रबंधन का सिद्धांत औपचारिक संगठन से संबंध रखता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने नवशास्त्रीय प्रबंधन। नवशास्त्रीय प्रबंधन जो है ये शास्त्रीय प्रबंधन का बदला हुआ रूप है। जो कमी रह गई थी शास्त्रीय प्रबंधन में, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए, कुछ चीज़ें ऐड की गई और फिर उसे नवशास्त्रीय प्रबंधन का नाम दे दिया गया। नवशास्त्रीय सिद्धांत शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत का परिवर्तित रूप है। ये लाइन वही बात कह रही है जो मैंने आपको अभी समझाई है। नवशास्त्रीय सिद्धांत को मानव संबंध और व्यवहार विज्ञान दृष्टिकोण कहा जाता है। यह शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर ही बनाया गया है। नवशास्त्रीय सिद्धांत ने शास्त्रीय सिद्धांत को संशोधित कर बेहतर और विस्तारित किया है। नवशास्त्रीय सिद्धांत न केवल शारीरिक आर्थिक जरूरतों पर विचार करता है, बल्कि नौकरी संतुष्टि और वाहक जैसी जरूरतों पर भी विचार करता है। ये व्यक्ति केंद्रित और मानव अभिमुखी सिद्धांत है। इसमें व्यक्तियों की जरूरत, व्यवहार और दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है। सामाजिक व्यक्तित्व, मानवीय संबंध, विचारधारा
व्यवहार जनित विचारधारा इसमें शामिल की गई हैं। आगे आता है आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत में पूरी तरह से कार्मिक दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। ये एक संशोधनवादी शोधकर्ता का दृष्टिकोण है जिसमें कि प्रणाली, सिद्धांत, मानववाद और प्रबंधन विज्ञान शामिल किए गए हैं। आधुनिक प्रबंधन का एक विशिष्ट अभिलक्षण इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसमें कि कई अवधारणाएं हैं। उन अवधारणाओं को हम देखते हैं आगे। पहली अवधारणा पर ध्यान देते हैं। प्रबंधकीय कार्यों और समस्याओं में वैज्ञानिक विधियों और विश्लेषण का प्रयोग किया जाना इसमें शामिल है। अलग अलग परिस्थिति के अनुसार वैज्ञानिक अध्ययन और व्यवहार विश्लेषण पर आधारित मानवीय तत्वों पर प्रबंधन में भरपूर ध्यान रखा जाना। तीसरा है सभी प्रबंधन कार्यों में आर्थिक और प्रभावशीलता पर पूरा जोर दिया जाना। चौथा आपके सामने है प्रबंधन के सभी कार्यों पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करना और प्रणाली उपागम को अपनाना। पांचवा है आधुनिक प्रबंधन में विश्लेषण और अध्ययन के लिए कंप्यूटर का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करना। चलिए आगे देखते हैं प्रबंधकीय कौशल। मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट स्किल से तात्पर्य उन क्षमताओं से है जो एक एग्जीक्यूटिव कार्यकारी के पास ऑर्गेनाइजेशन में प्रबंधकीय कार्यों को करने के लिए होती है। प्रत्येक संगठन को सफल होने और अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्राप्त करने के लिए अच्छे प्रबंधक अच्छे कौशल मैनेजमेंट स्किल की महत्वपूर्णता होती है। प्रबंधकीय कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए प्रबंधकों के पास अवधारणात्मक कुशलता, तकनीकी कुशलता, मनवोचित कुशलता जैसी प्रबंधकीय कौशल होने चाहिए। आगे है मैनेजमेंट स्किल। पहला है तकनीकी कुशलता। उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो कि एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। तकनीकी कुशलता इसमें ऐसे स्किल शामिल किए गए हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आवश्यकता विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या निर्माण के लिए ऑर्गेनाइजेशन में उपयोग की जाने वाली तकनीकी से संबंधित होते हैं। संगठन में काम करने वाले प्रबंधक मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि उत्पादन प्रक्रिया के लिए मशीनों या उपकरणों को कैसे संचालित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस कौशल में न केवल ऑपरेटिंग मशीन या उपकरण के टुकड़े शामिल हैं, इसके साथ साथ प्रबंधक को ये भी पता होना चाहिए कि बिक्री को कैसे बढ़ाया जाए, कम से कम लागत और अधिकतम उत्पादन के साथ उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित कैसे किया जाए। मनवोचित कुशलता ह्यूमन स्किल सेकंड है। ह्यूमन स्किल इसे इंटरपर्सनल स्किल को ही ह्यूमन स्किल भी कहा जाता है जिसमें कि प्रबंधक के अपनी क्षमता शामिल होती है जो लोगों के साथ बातचीत करती हैं, बाहरी और आंतरिक दोनों स्थिति से निपटती हैं, कर्मचारियों को मोटिवेट करती हैं। एक अच्छे प्रबंधक को ये पता होना चाहिए कि अलग अलग लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है क्योंकि एक संगठन में अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग सोच, अलग अलग दृष्टिकोण आदि आते हैं। तीसरा है अवधारणात्मक कुशलता। अवधारणात्मक कुशलता में वो स्किल शामिल होती है जो प्रबंधक उपलब्ध विभिन्न अवधारणाओं के साथ विचारों का विश्लेषण और औपचारिकता करते समय लागू करता है। प्रबंधक के पास अवधारणाओं को एक अलग तरीके से देखने की क्षमता होती है। वो इससे ठीक से कैसे निपटते हैं, वे मामले को देखते हैं, मामले का विश्लेषण करते हैं, विचार तैयार करते हैं, बाधाओं को हल करते हैं और उनका समाधान तैयार करते हैं। अन्य प्रबंधकीय कार्य। अब कुछ हम लोग अदर मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने वैज्ञानिक प्रबंधन के जो सिद्धांत थे उनके कई टाइप्स थे, उन टाइप्स पर हम लोगों ने अभी तक बात की थी। अब हम कुछ अन्य प्रबंधकीय कार्य को भी समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारे सामने समन्वय। किसी भी संस्था में कार्य संपूर्णता को हासिल करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को संयोजित करना समन्वय कहलाता है। समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से काम करता है उसे मिलजुल कर
ऐसे काम करना चाहिए कि लगे कि वो सारे लक्ष्य सिद्ध करने में अपनी पूरी योगदान दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। किसी काम की स्थिति में पारस्परिक निर्भरता के प्रबंधक को समन्वय कहते हैं। समन्वय के लिए नेतृत्व, संप्रेषण, प्रत्यायोजन के कौशल की आवश्यकता होती है। सेकंड आता है संप्रेषण। सूचना, विचार, समझ और भावना का लोगों के बीच में संचार संप्रेषण कहलाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना को पहुंचाना और उसे समझना संप्रेषण है। पुस्तकालय अध्यक्ष परस्पर निर्देश देने और लेने में और अपने प्रबंधक के अन्य कार्य को संपन्न करने के लिए संप्रेषण का सहारा लेते हैं, जैसे कि योजनाएं बनाना, निर्णय लेना, सूचना प्राप्त करना। इन सभी चीज़ों के लिए लिखित और मौखिक संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। तीसरा आता है हमारे सामने प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का उद्देश्य है अधिकारिता और उपभोक्ताओं को किसी विशेष अवधि में कार्य निष्पादन, उपलब्धियों और अनुपलब्धियों की सूचना प्रदान करना। ये काम न केवल स्वास्थ्य स्वमूल्यांकन में बल्कि अच्छे लोक संपर्क में भी सहायता प्रदान करता है। चौथा आता है बजट। ये योजनाबद्ध स्रोतों के आवंटन का वित्तीय या परिगणन रूप कथन है। बजट बनाने के काम में वित्तीय नियोजन, लेखाकरण और नियंत्रण आदि शामिल होते हैं। अब आते हैं हम लोग नवप्रवर्तक पे। हर एक संस्था को स्वयं का विस्तार करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए नवप्रवर्तक की आवश्यकता होती है, जो प्रबंधन का एक आवश्यक कार्य है। नवप्रवर्तक का मतलब होता है कि नए नए विचार का निर्माण करना, जिनमें कि नई वस्तुओं का उत्पादन हो, नए उपभोक्ताओं में पुरानी चीज़ों के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना। छठा आता है प्रतिनिधित्व। वर्तमान में प्रबंधकों को अपना कुछ कार्य जो है वो बाहरी समय के लिए कुछ कार्य जो है वो बाहरी जगह, समूह, सरकारी कार्यालयों, अफसरों, मजदूरों, संघों, वित्तीय संस्थानों, आपूर्ति ग्राहकों इत्यादि के समक्ष संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए लगाना पड़ता है। तो ये थे हमारे कुछ अदर मैनेजमेंट स्किल। होप सो आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग GK 99।